देखो ध्यान से सुनो। हिंदी में मैंने आपको गद्य पढ़ा दिया है। गद्य पढ़ाने के बाद पद्य मैंने कहा था स्टार्ट करेंगे। देखिए पद्य आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप पुराने वीडियो को देखिए। उस पुराने वीडियो में और नए वीडियो में अंतर आप कैसे पहचानेंगे? पुराने वीडियो में पूरा लिखा हुआ है, पोस्टर लगा है, थंबनेल लगा है कि गजल क्या है न, मुकरी क्या है न, ये सब वहाँ लिखा है न। नए वाले में मैं आपको मुकरी, गजल, महाकाव्य, खंड काव्य ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। न तो मुकरी है, न तो खंड काव्य है, न तो महाकाव्य है, न तो गजल है, न तो नज्म है, ये सब नहीं है। जो नहीं है हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। अगली बार पढ़ाए थे क्योंकि अगली बार यूपीएसआई का बैच पढ़ा रहे थे, उसी में हाई स्कूल वाले और वो दोनों पढ़ रहे थे, तो आप उसको देख सकते हैं। गजल, नज्म, पहेली, मुकरी ये सब क्या है? पहेली किसे कहते हैं, मुकरी किसे कहते हैं, गजल क्या है, नज्म क्या है, खंड काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, इन सबको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वीडियो में पढ़ा है, आप देखिएगा। हम उसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमको अब सिलेबस कवर करना है। जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे, और सिलेबस से हट के आप पढ़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं अभी ना। तो सिलेबस ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। देखिए आपके गद्य खंड में हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो गद्य को मैंने कहा था, जो शुरू से मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो हिंदी का विकास कई वर्षों में हुआ है, धीरे धीरे क्रमवार हुआ है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हिंदी आ गया। सबसे पहले संस्कृत आया, संस्कृत के दो खंड आए, पाली और प्राकृत। पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी आई, पुरानी हिंदी के बाद पुरानी हिंदी के अंतर्गत ही तीन आए न, या हिंदी कह लो तो हिंदी में तीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो संस्कृत के दो हिस्से, वैदिक संस्कृत और लौकिक। फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हिंदी। हिंदी को तीन क्रम में आपने बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें भी आप मैंने कहा था कि हिंदी की जननी अगर आप देखेंगे तो हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। और हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी है संस्कृत, और हिंदी की जननी है अपभ्रंश। हिंदी की जननी है अपभ्रंश और आदि जननी कह दे तो संस्कृत है। ये मैंने बताया था। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। पहली बार घोषणा किया गया 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, लेकिन मनाया गया पहली बार 1953 में। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक इतना मैंने आपको बताया था पहले। इसके बाद मैंने बताया था वांग्मय न, भाषा जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। भाषा या तो क्या हो सकता है? सीमित या तो व्यापक। भाषा दो तरीके से आप बोल सकते हैं, सीमित भाषा, व्यापक भाषा। और इस भाषा को पढ़ाने से पहले मैंने बताया था वांग्मय, वाक जमा मय। वाक का अर्थ होता है क्या? भाषा। और न तो भाषा दो प्रकार का, व्यापक भाषा और सीमित। व्यापक भाषा पशु पक्षियों की भाषा, पशु पक्षी व्यापक भाषा हम बात करते हैं, हम लोग समझ पाते हैं उनकी भाषा को। संकेत में जो हम बात करते हैं, संकेत की भाषा वही समझ पाएगा जो उसमें व्याप्त है, लिप्त है न। जैसे हम किसी को संकेत करें, अगर कोई वो काम नहीं करता तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर दो लोग लिप्त हैं तो सांकेतिक भाषा समझ लेते हैं। ऐसे वो उधर बुलाया, ऐसे ऐसे किया है, यानी सुरती वाला जुगाड़ है, अब फिर ऐसे सन किया है, तो इसका मतलब वो समझ गया कि क्या बात है, माने जुगाड़ है। सिगरेट या बीड़ी का जुगाड़ है, वो दोनों जो आप करते होंगे, अगर सिगरेट पीते होंगे सिगरेट का जुगाड़ है, बीड़ी पीते होंगे तो बीड़ी का जुगाड़ कहाँ है? बाहर, चलिए निकलिए। तो उधर से घसक के निकल लेगा और ये इधर से। मान लो कोई दो मित्र हैं, एक एकदम आगे बैठ गया, एक एकदम पीछे बैठ गया। अब वो तो बात कर नहीं पाएंगे बोल के, क्लास चल रही है तो अपना हम टीचर पढ़ाने लगा, अपना पीछे वो देखे, वो भी इसको देखा, दोनों आपस में बात किए, सन किया हुआ न, और उधर से जुगाड़ बना, चलिए बाहर हो जाए सुट्टाबाजी, तो अपना करेंगे। ये सांकेतिक भाषा है। ये कैसी भाषा है? सांकेतिक। इसे कहते हैं, ये ऐसी भाषा है जो व्यापक है। और सीमित भाषा दो प्रकार की हो सकती है, या तो लिखित होगी या तो मौखिक। यानी सीमित जितना बोलेंगे केवल उतना, उससे बाहर उसका अर्थ नहीं हो सकता, केवल सीमा में रहेगा। तो सीमित भाषा उसी को कहते हैं। जैसे हम लोग जो लिख के देते हैं, जो भी आप लोग लिख के किसी दूसरे को देते हैं, समाचार
या फिर पहले के ज़माने में जब फ़ोन नहीं था तो लोग लिफाफा में चिट्ठी भेजा करते थे, तो उसमें जितनी बातें लिखी रहती थी व्यक्ति उतना ही समझ पाता था, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, आप जितना मैं बोल रहा हूँ केवल उतने ही को समझ पा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं। ये वांग्मय के बाद मैंने भाषा को बता दिया था। अब फिर वांग्मय साहित्य का वह हिस्सा है, मैंने देखो बताया था, वांग्मय के विषय में बताया था, साहित्य का वांग्मय साहित्य ना, साहित्य को आपने 3 भाग में फिर बांटा था। वांग्मय साहित्य को 3, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता किसे कहते हैं? जहाँ अर्थ महत्वपूर्ण हो शब्द से, अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण हो शब्द से, उसे कहते हैं वार्ता। आम बातचीत में हम जो बात करते हैं वो वार्ता है ना, उसको हम लोग आपस में समझ पाते हैं और कोई समझ नहीं पाएगा। आप लोग अगर बोले कोडिंग में बोलना चालू करें तो 2 लोग जो वार्ता कर रहे हैं वही समझ पाएंगे, सब समझ जाएंगे? नहीं, जो वार्ता मतलब 2 लोग जो बात करने वाले हैं वही समझ पाते हैं। जैसे कहीं बातचीत चल रही है और आप वहां पहुंचे, वो लोग बात कर रहे हैं ऐसा वैसा, आप समझ पाएंगे वो दोनों क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जब तक आप उसमें लिप्त नहीं रहेंगे नहीं बात। तो वार्ता है। शास्त्र क्या है? शास्त्र में शब्द महत्वपूर्ण होता है, अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण कहें, जैसे विज्ञान की भाषा है ना, इतिहास की भाषा है, भूगोल की भाषा है, इसमें भाषाएं माने जो शब्द है वही महत्वपूर्ण है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो ये शब्द ही महत्वपूर्ण है। और साहित्य क्या है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण हो, शब्द और अर्थ के बीच महत्व की क्या हो? प्रतिस्पर्धा। फिर मैंने बताया था साहित्य होने के लिए जरूरी 3 चीजें जरूरी है। समाज का व्यापक हित छिपा हो, उसमें सौंदर्य या रमणीयता हो, और शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, ये बता दिया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था? गद्य साहित्य। गद्य साहित्य को मैंने 4 कालखंड में बांटा था। कथात्मक गद्य, दृश्यात्मक गद्य, विचार प्रधान और अन्य विधाएं। कथात्मक को आपने बांटा था कहानी और उपन्यास। कहानी और उपन्यास, कथात्मक गद्य जिसे कथा के माध्यम से या कहानी के माध्यम से आप पढ़ते हो, तो कहानी और उपन्यास न, कहानी को आप सुनते हो, कथा मतलब समझ रहे हो ना, बैठ के 4-6 लोग बैठे रहो, कोई एक आदमी सुनाए तो वही कथा कहलाता है। जैसे पंडित जी आके सुनाते हैं, कथा नहीं होता, 10-20 लोग बैठे रहते हैं, वो पढ़ते हैं और उसका अर्थ हिंदी में, अंग्रेजी संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में बताते हैं और फिर पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। तो यह है कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य 2 भाग में, कहानी और उपन्यास। कहानी मैंने बताया था इंदुमती पहली कहानी है, जिसको लिखा था किसने? इंदुमती को किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है, ठीक, पहली कहानी है। इसके बाद मैंने बताया था प्रेमचंद की कहानियां, ईदगाह, पूस की रात, पंच परमेश्वर न, प्रेमांजलि, मानसरोवर और एक बूढ़ी काकी। ये मैंने बता दिया था मुंशी प्रेमचंद की कहानी। और भी कहानियां मैंने बताया था, झलमला, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का झलमला कहानी इंपॉर्टेंट है न। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहानी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 वर्ष का समय, कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। और भी कहानियां मैंने लिखाया है, आप देखिएगा, बहुत सारी कहानियों को मैंने लिखाया है, उसको आप समझिएगा और कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। कहानी में और भी कहानी कोई एक आध मैंने बताया कि बस इतना ही, और ढेर सारा बताया है ना। चिता के फूल, अब इन सब को छोड़िए, चिता के फूल किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी। फूल वाला शब्द आ जाए, गेहूं और गुलाब वाला शब्द आए तो फूल भी एक वृक्ष है, तो समझ जाइएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। वृक्ष में वृक्ष लगा है और फूल में चीता के फूल, फूल क्या है? वृक्ष है, तो ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी की। मैंने ऐसे याद करने का ट्रिक बताया था, ठीक। आकाशदीप, पुरस्कार न, आंधी और एक और है, आकाशदीप, पुरस्कार, आंधी, इंद्रजाल। ये चारों कहानियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ये चारों में से इंद्रजाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रजाल पे स्टार भी लगवाए थे कि लगा लेना। उसके बाद मैंने उपन्यास बताना चालू किया था। क्या? उपन्यास। पहला उपन्यास मैंने कहा था, याद कर लेना, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास का था, लाला श्री निवास दास। उसके बाद मैंने ढेर सारा उपन्यास लिखा है, प्रेमचंद के उपन्यास, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास रहा, इसके पूरा नहीं कर पाए, इसके बीच ही प्रेमचंद जी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक। इसके बाद मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के इम्पोर्टेंट हैं, तितली, कंकाल, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास रहा है, ठीक। उपन्यास में और भी बताया है, ढेर सारा उपन्यास मैंने बताया है।
जो मुझे याद आ रहा है सीरियल से, जितना याद आ रहा है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और बताओ तो हम राइटर को बताते चले। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, श्रद्धाराम फिल्लौरी। ठीक। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ये तो सबको याद रहेगा। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, नाम है धर्मवीर और काम है इनका उल्टा सीधा लिखेंगे, जैसे ठेले पर हिमालय अभी आएगी ओ, तो उसमें भी इन्होंने लिखा है। लेकिन सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये उपन्यास पढ़ना बीच में। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता उपन्यास किसका? धर्मवीर। फिर मैंने बताया था दृश्यात्मक गद्य, कौन सा? ये कथात्मक में दो मैंने बता दिया, क्या क्या? कहानी और उपन्यास। फिर दृश्यात्मक गद्य में मैंने पढ़ाया था, दृश्यात्मक गद्य के अंतर्गत नाटक, नाटक और एकांकी। नाटक भी बताया था, एक नाटक, एक अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहते हैं। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का एकांकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एकांकी है। पहले आप नाटक देख लो। नाटक में मैंने सबसे पहला नाटक बताया था नहुस, गोपाल चंद गिरधर दास। उसके बाद ढेर सारा नाटक मैंने लिखा दिया था न, जैसे करबला न, करबला नाटक है। ठीक, एकांकी है। एक घूंट क्या है? एकांकी। कहीं कहीं लिखा रहता है नाटक और एकांकी, नाटक और, क्योंकि ये नाटक ही है। एकांकी एक प्रकार का क्या है? नाटक है, लेकिन कैसा है? छोटा नाटक है। एक अंक वाला नाटक ही क्या कहलाता है? एकांकी। तो कहीं कहीं लिखता है एकांकी, नाटक और एकांकी। तो नाटक जो रहेगा वो कंफर्म है, एकांकी एकांकी वो जरूरी नहीं, लेकिन जो एकांकी है वो 100% नाटक होगा ही। क्यों? देखो सुन लो मेरी बात, नाटक जो भी नाटक है ये एकांकी हो जरूरी नहीं। बड़ा चीज छोटा हो ये जरूरी, लेकिन छोटा चीज जब भी होगा वो अंत में क्या होगा? बड़ा। तो एकांकी क्या है? नाटक का ही हिस्सा है। छोटा नाटक क्या कहलाता है? एकांकी। एक अंक वाला नाटक ही क्या कहलाता है? तो एक अंक वाला नाटक एकांकी कहलाता है। तो एकांकी में नाटक आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब एकांकी जब भी देगा तो हो सकता है वहां नाटक भी लिख दे, तो आप कंफ्यूज मत होना। समझ गए? तो नाटक में मैंने बता दिया, एकांकी मैंने बताया था एक घूंट। एक घूंट के अलावा एक और है, याद नहीं यार, आकाशदीप है, दीपदान है। हाँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान, ये भी एकांकी है, खूब पूछता है। ठीक, दीपदान। इसके बाद हाँ कुछ फीचर, कुछ ये भी याद रखना। और एक मैंने बताया था उपन्यास में, इम्पोर्टेंट उपन्यास, अरे बता तो दिया उपन्यास। नाटक में क्या नाम है उस नाटक का? ये बताया आपको, नहुस बता दिया, लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मैं जब भी पढ़ाया था, शुरू से ही बता रहा हूँ, कालिदास पे लिखा गया है न। अमल शिखर गिर के अमर शिखर गिर के, ऐसे करके नहीं बताया था? अमल शिखर, याद नहीं आ रहा है पूरा कंप्लीट। अमल शिखर गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष की तुम रोए थे, ऐसे मैंने बताया था। इस पे लिखा गया है। ठीक, अब ये था क्या? उपन्यास, नाटक। नाटक मैंने बता दिया, नाटक के बाद एकांकी भी बता दिया। नाटक में प्रेमचंद का नाटक खूब अच्छा इन्होंने लिखा है। ठीक, और सत्य हरिश्चंद्र, और एक और है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, ये दोनों हरिश्चंद्र के हैं न, हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र और भारत दुर्दशा, ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये नाटक है। ठीक, नाटक के बाद अब दृश्यात्मक के बाद मैंने बताया था विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य में दो बताया था, एक आलोचना समालोचना या समीक्षा, और एक मैंने बताया था निबंध। निबंध चिंतामणि खूब पूछता है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मैंने निबंध में बताया था जिसमें न पात्र हो, न घटना हो, न चरित्र हो, बल्कि सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला, उसे निबंध कहते हैं। निबंध सबसे इंपॉर्टेंट निबंध मैंने बताया था चिंतामणि, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर आपको समालोचना समीक्षा आलोचना बताया था, यानी बुराई नहीं करना किसी गद्य में क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष हैं, उसको बता देना कि अगर ये गुण रहा होता, ये इसमें इतने अच्छे अच्छे गुण है,
और इसमें अगर ये दोष न रहा होता तो ये और बेहतर हो सकता था। उसी को कहते हैं क्या, आलोचना, समालोचना या समीक्षा। अन्य विधा में मैंने बताया था आलोचना और आत्मकथा और जीवनी, अन्य विधा के दो करके ग्रुप बताया था। आत्मकथा और जीवनी, आत्मकथा खुद लिखी जाती है, जीवनी दूसरा कोई लिखता है। आत्मकथा जीते जी लिखा जाता है, जीवनी मरने के बाद भी लिखी जाती है। आत्मकथा में कुछ चीज़ें जो लेखक खुद लिख रहा है तो उसके अंदर जो बुराइयां हैं उसको छिपाएगा और जो अच्छाइयां हैं वही लिखेगा। लेकिन जीवनी में जो लिखने वाला है उसको दूसरे के बारे में जितना कुछ पता होगा सब लिख देगा। ठीक। आत्मकथा में मैंने बताया था कि आत्मकथा खुद लिखा है किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और भी अब उसके बाद आत्मकथा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एकाक आत्मकथा और मैंने बताया होगा ना। आत्मकथा को कौन सा एक और बताया था, देखो, मेरी असफलताएं। हाँ बाबू गुलाब राय का है, ये बताया था मेरी असफलताएं किस। हाँ मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था मेरी असफलताएं आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय का है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने एक कविता लिखा, बहुत फेमस हुआ है, नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है 100 बार फिसलती ना। ये आपने देखा होगा, लिखा भी रहता है कहीं कहीं, बहुत इन्होंने ही लिखा था। अब आप देखेंगे या लिखा होगा या अमिताभ बच्चन बोल रहे थे, मैंने सुना है ना। इसको बोलते हैं अमिताभ बच्चन, इनके मुंह से बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक। तो अब देखना ये किसने लिखा है, एक बार डालना, नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है 100 बार फिसलती है, वो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर के उठना उठ के गिरना नहीं अखरता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरा मुझे याद नहीं, मैंने कंफर्म पूरा कंप्लीट बोला नहीं है, आप देखना इसको। ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था आत्मकथा जीवनी के बाद जीवनी बताया था, कलम का सिपाही शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा है न। और किसका है, प्रेमचंद की जीवनी है, प्रेमचंद के ऊपर लिखा, लिखने वाले का नाम है क्या, हाँ अमृत राय ने, हाँ सॉरी अमृत राय ने लिखा है। और किसका जीवनी है, प्रेमचंद का, अमृत राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही किसने लिखा है, अमृत राय ने। और किसकी जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक। और मैंने एक दो बताया था, गुरु नानक देव न, गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, गुरु नानक की जीवनी है। ठीक। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ठीक, विष्णु प्रभाकर। अब शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ये हो गया आत्मकथा जीवनी। फिर मैंने बताया था डायरी, पत्र साहित्य, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग जो देख रहे थे, गद्य क्या होता है, ग्रामर के जो नियमों का पालन करके लिखा गया साहित्य होता है, विधा होता है, वो गद्य कहलाता है। गद्य विधा किसे कहते हैं, साहित्य को व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न, गद्य में साहित्य को जो व्यक्त करने का भिन्न भिन्न तरीका होता है उसी को विधा कहते हैं गद्य में। और पद्य में काव्य शास्त्र कहते हैं। तो विधा किसे कहते हैं, यहाँ देखो, गद्य में जो जिसको आप व्यक्त करते हो साहित्य को, जैसे साहित्य क्या क्या आपने पढ़ा, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी न, समालोचना, आलोचना, आत्मकथा न, आत्मकथा के बाद जीवनी, ये सब जो आप लिख रहे थे ये ग्रामर के नियमों का पालन करके लिख रहे थे। तो ग्रामर के नियमों का पालन करके लिखी गई विधा ही क्या कहलाती है, गद्य। यानी जिसको हम ग्रामर के नियमों का पालन करके लिखेंगे उसी को कहते हैं गद्य। गद्य में लय नहीं होता, गद्य में लय नहीं होता, ये बता था। आज हम लोगों को पढ़ना है पद्य। तो पद्य किसे कहते हैं, पद्य को ही हम काव्य शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र, काव्य। देखो ध्यान से सुनना, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र जैसे वहां आप कहते थे विधा, उसमें नहीं कहते थे ये किस, जैसे हम पूछें आपसे कि तितली किस विधा का न, किस विधा की रचना है, तो तितली उपन्यास है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, तो आप क्या लगाएंगे, उपन्यास। तो विधा किसे कहते हैं, गद्य को आप व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न तरीका है, या साहित्य को व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न तरीका है, उसी को हम क्या कहते हैं।
विधा। यहाँ हम कहेंगे काव्य शास्त्र। क्या कहेंगे? काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र को पोएटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। और इसी को साहित्य शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य शास्त्र। अभी तक मैंने जो बताया वो पीछे का रिवीजन था। साहित्य शास्त्र। देखो अब इसमें क्या आएगा, जो पद्य होता है, पद्य, पद्य को आप कविता भी कहा करते हैं। पद्य में ही क्या लिखी जाती है? कविताएं। कविताएं आप पद्य कहेंगे। आप इसी देखो गद्य में जो लिखने वाले होंगे उनको लेखक कहेंगे आप। गद्य में जो भी चीजें लिखी जाएंगी उसमें जब लिखोगे तो लिखोगे लेखक ना। जैसे आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है ना, इसके रचयिता या इसके कवि ना कौन है, ये है। अगर पद्य रहेगा तो रचयिता या कवि कहेंगे, और अगर गद्य रहेगा तो आप कहेंगे इसके लेखक। याद रखना, जब आप लिखते हैं संदर्भ, प्रसंग, तब व्याख्या। संदर्भ पहले लिखते हो, फिर प्रसंग लिखते हो। प्रसंग माने उसमें क्या क्या है, फिर व्याख्या लिखते हो। देखो तो संदर्भ में क्या लिखते हो? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अगर गद्य रहेगा, यानी गद्य का मतलब कहानी टाइप रहेगा, समझ जाएंगे वो गद्य है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, इसके रचयिता या इसके कवि ये हैं। अगर पद्य रहेगा तो गद्य रहेगा तो वहां लेखक कहेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, इस पाठ से ली गई है, इसके लेखक ये हैं। और अगर पद्य रहेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है। जैसे धनुष भंग न पाठ्य पुस्तक हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, या धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक, इन्होंने अवधी भाषा में इसकी रचना की है। ऐसे लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे व्याख्या। जब सीता जी वन पर जाती हैं, किसके साथ? राम के साथ। जो रहेगा प्रसंग, जो व्याख्या रहेगा उसको आप लिखेंगे। हम पढ़ाएंगे उसको तो बता देंगे कैसे लिखना है। तो वहां क्या लिखेंगे? पद्य में कवि या रचयिता, कवि या रचयिता। तो जहां न पहुंचे रवि वहां भी पहुंचे कवि, ऐसा कहावत भी है। जहां सूर्य नहीं पहुंचता वहां कौन पहुंच जाता है? जहां न पहुंचे रवि, रवि यानी सूर्य, और वहां भी पहुंचे कवि। कवि यानी जहां सूर्य की छाया धूप नहीं पहुंचता वहां भी कवि की कल्पना पहुंच जाती है। समझ गए? तो ये पद्य है। अब पद्य में देखिए, इसमें क्या पद्य कहते किसे हैं? पद्य होने के लिए ग्रामर के नियमों का उल्लंघन ही ना, इसमें ग्रामर के नियम कानून नहीं लगते हैं। तो पद्य किसे कहते हैं? ग्रामर के नियमों का उल्लंघन तथा जिसमें लय हो, जिसमें ग्रामर के नियम कानून न लगते हो तथा जिसमें लय हो, उसी को हम कहते हैं क्या? पद्य। क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। क्लियर? लिख पाओगे? मैंने आपको लिखाया भी है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखा भी दिया है। क्या लिखाया है? कविताओं को समझने के लिए। कविताओं के समूह को समझने के लिए, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसे क्या कहते हैं? उसके समूह को, कविताओं को समझने के लिए, कविताओं को समझने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके समूह को काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र कहते हैं। अब ध्यान से सुनो,
पद्य किसे कहते हैं? जब मैंने पढ़ाया था जब मैंने साहित्य पढ़ाया था, वांग्मय साहित्य, वांग्मय साहित्य, इसके कितने हिस्से? 3, वार्ता, शास्त्र और, अब आप लोग देखा करो, थोड़ा देख के आया करो, मैं बार बार बोलता हूँ, याद है कि भूल गए? वार्ता बताया था, शास्त्र बताया था, और क्या बताया था? साहित्य बताया था। और साहित्य में भी बताया था 3 कैटेगरी। वार्ता में अर्थ महत्वपूर्ण होता है शब्द से, ठीक, ये मैंने ट्रेन वाला उदाहरण भी बताया था। इसमें शब्द महत्वपूर्ण होता है अर्थ से। इसमें दोनों परस्पर बराबर, कभी ये बड़ा होगा, कभी ये। अर्थ और शब्द आपस में क्या होते हैं? अर्थ और शब्द के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इसको मैंने फिर 3 कैटेगरी बांटा था ना। इसमें 3 कैटेगरी क्या लिखा था? ये पहला तो यही लिखा था कि अर्थ और शब्द के बीच क्या हो? शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। इसमें स प्लस हित से बना है, जहाँ समाज का व्यापक हित छिपा हो। समाज का क्या हो? समाज का व्यापक हित हो, व्यापक हित हो। इसके बाद मैंने इसको क्या बताया था? इसमें बताया था रमणीयता या सौंदर्य हो, रमणीयता या सौंदर्य हो, ठीक। इसमें रमणीयता या सौंदर्य हो, ये मैंने बता दिया था। फिर मैंने कहा था कि अब इसके बाद भी साहित्य को हम 3 खंड में बांटेंगे, एक गद्य, एक पद्य, एक चंपू काव्य। गद्य, पद्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू काव्य। गद्य को मैंने बताया था कि गद्य के 4 हिस्से ना, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। देखो क्या लिखा था हेडिंग? मैंने 3 कैटेगरी कहाँ लिखा? साहित्य, साहित्य के प्रकार, साहित्य के प्रकार। आज देखो पूरा एकदम अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अब पूरा मैंने जितना था, अब उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा कि एक क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ हद तक कवर कर ही लिया। मैंने बताया था गद्य साहित्य, गद्य, फिर दूसरा बताया था पद्य, और तीसरा बताया था, इसे प्रोज कहते हैं, इसे पोएट्री कहते हैं, और ये जो होता है सप्लीमेंट्री कहते हैं। प्रोज, पोएट्री और क्या? सप्लीमेंट्री। इसे प्रोज कहते हैं, इसे पोएट्री कहते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्री यानी चंपू काव्य, चंपू काव्य। और चंपू काव्य मैंने बताया था जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो ना, उसी को चंपू काव्य मैंने ये बताया था। यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा किसने? ये यशोधरा एक चंपू काव्य है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ये भी याद रखना, यशोधरा पूछता है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, ठीक। इसके बाद गद्य को मैंने बताया था 4 क्रम में, गद्य को 4 कालखंड में बताया था। ये एक कथात्मक बताया था, कथात्मक, फिर दृश्यात्मक, विचार प्रधान, विचार प्रधान, विचार प्रधान, विचार प्रधान, अन्य विधा, अन्य विधा। और विधा किसे कहते हैं? गद्य को व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न तरीका होता है, ठीक। और इस गद्य को मैंने कहा था इसमें लय नहीं होता, इसमें लय नहीं होता, और इसमें ग्रामर का नियम लगता है, इसमें ग्रामर का नियम लगता है, ग्रामर का नियम, इसमें ग्रामर का नियम लगता है। और ठीक, और पद्य किसे कहते हैं? पद्य में भी 2 बताया था, इसमें लय होता है, इसमें लय होता है, लय होता है, और इसमें ग्रामर का नियम नहीं लगता, ग्रामर का नियम नहीं लगता, नियम नहीं लगता। ये सब मैंने बताया है। इसमें ग्रामर के नियमों का उल्लंघन होता है, उसमें ग्रामर का नियम लगता है। मैंने ये बताया था जैसे मेज पर किताब रखी है, ये गद्य है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामर का नियम कानून लगा है। मेज पर किताब रखी है, उसमें लय नहीं है, आप लय बना के पढ़ नहीं सकते। मेज पर किताब रखी है, इसको गाना में जरा पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ पाओगे।
न। लेकिन अगर इसी को हम ग्रामर के नियम को उलट दें, ग्रामर का नियम न लगाएं, उल्टा सीधा कर लें, है रखी मेज पर किताब, ग्रामर का नियम लग रहा है? है रखी मेज पर किताब, ग्रामर का नियम नहीं लग रहा है, लेकिन लय आ गया, है रखी मेज पर किताब। थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे। जैसे गद्य को आप जब भी लिखेंगे उसमें ग्रामर का नियम कानून सब लगेगा। जैसे आप ग्रामर का नियम कानून कहने का सेंस कर्ता प्लस कर्ता के बाद क्रिया, तब कर्म, तब अन्य, तो ऐसे नहीं पढ़ते, वही कर्ता क्रिया कर्म। और उसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें गद्य नियम कब नहीं लगेगा, सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, फिर क्रिया आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए। सब्जेक्ट, अरे यार तुम लोग नहीं पढ़े हो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा। ऐसे कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऐसे करके पढ़ते हो। वैसे ही यहाँ है, इसमें ग्रामर का नियम नहीं लगता, पद्य में ग्रामर का नियम, जबकि गद्य में ग्रामर का नियम लगता है। गद्य वाले चीजों को जो भी आप व्यक्त करते हो, गद्य वाले चीजों को ना, उसको हम क्या कहते हैं भैया, गद्य वाला जो है ये लय, गद्य वाले को हम विधा कहते हैं। गद्य वाले को क्या कहते हैं, विधा। और पद्य वाले को क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र। जैसे गद्य में हम विधा कहते हैं, वैसे ही पद्य में क्या कहा जाता है, काव्य शास्त्र कहा जाता है। तो गद्य वाले जो भी गद्य की रचनाएं हैं, जैसे क्या क्या रचनाएं हैं ये भी मैंने बता दिया है। क्या क्या है, कहानी है, उपन्यास है, आप लोग देखते होंगे पूछता है तितली किस विधा की रचना है। विधा कहने का सेंस इससे ये पता चल गया कि वो क्या है, उपन्यास नहीं, या वो गद्य है। विधा कहने से ये पता चल गया कि गद्य है ना। तितली किस विधा की रचना है, तो विधा कहने से क्या पता चल गया कि जो दी गई रचना है वो पद्य नहीं बल्कि गद्य है। क्यों, क्योंकि गद्य में ही हम उसको क्या कहते हैं, विधा। तो कहानी, उपन्यास ये एक विधा है। क्यों विधा है, क्योंकि गद्य के अंतर्गत आता है। ऐसे ही दृश्यात्मक में मैंने बता दिया था, नाटक है और एकांकी। एक अंक वाले नाटक को ही, एकांकी कोई और दूसरा कुछ नहीं बल्कि नाटक ही है, नाटक ही है। तो आपको कभी देगा नाटक तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे एक घूंट है, दीपदान है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद का, दीपदान रामकुमार वर्मा का, एकांकी है। विचार प्रधान में मैंने दो बताया था न, एक बताया था निबंध और एक बताया था क्या, निबंध के बाद क्या बताया था भैया, आलोचना, समालोचना या समीक्षा। आलोचना भी इसी को कहते हैं, समालोचना भी इसी को कहते हैं और समीक्षा भी इसी को कहा जाता है। समझ गए, आलोचना, समालोचना या समीक्षा। और अन्य विधा में आ जाओ, अन्य विधा में दो दो का जोड़ा मैंने बनाया था, आत्मकथा, जीवनी, ये हो गया। अब आप देखो हमको अब कहाँ टारगेट करना है, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ यहाँ ये है। और इसमें भी बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन हमको डायरेक्ट हम चालू करेंगे पढ़ना आदिकाल से। पद्य में पढ़ने को तो बहुत है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, गजल क्या है, नज्म क्या है, मुकरी क्या है न, मुकरी के बाद और भी पहेली क्या है। जैसे पहेली न, एक थाल मोती से भरा, ऐसे करके नहीं है, उसके सर पे ओदा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। जैसे आकाश है, आकाश में देखो मोतियां क्या हैं, ये पहेली है, बूझो तो जाने न। ये है, बहुत सारा है। जैसे कैसे है ये कहावत और की, मुंह नहीं याद आ रहा है, नहीं तो बताता हूँ। जैसे पान नहीं, पान को कहते हैं कैसे, मुंह में डालो हरा निकालो लाल न। तो ये पान है, जब डालते समय कैसा रहता है, हरा, लेकिन जब थूकते हो पूंछ के तो कैसा निकलता है, लाल। ये सब पहेलियां हैं, बूझो तो जाने। तो नज्म क्या है, पहेली क्या है, मुकरी क्या है, ये सब हम आपको छोड़ दे रहे हैं। महाकाव्य क्या है, खंड काव्य, क्योंकि आपके यहाँ आने वाला नहीं है, आपके यहाँ आएगा डायरेक्ट आदिकाल से। तो हम लोग पढ़ना भी चालू करेंगे कहाँ से, आदिकाल से। बीच वाली सारी चीजें अगर आप इच्छुक हैं पढ़ने के, बहुत मन कर रहा है पढ़ने का, तो आप करेंगे क्या, वीडियो में लिखा हुआ है न, गद्य पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में मुकरी, पहेली, गजल, नज्म सब लिख के ऐसे पढ़ा है वीडियो पूरा।
दो तीन चार वीडियो है, 5 वीडियो, उसको निपटा दीजिए। महाकाव्य, खंड काव्य, ये सब लिखा है, आप धीरे धीरे करके पढ़िएगा। हमको अब सिलेबस कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड चलूंगा और जो आपके यहाँ आएगा केवल आप वही पढ़ाऊंगा। अब आपको बाहर पढ़ाने लगूंगा तो फिर इंग्लिश छूटने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश भी ना छूटे और आपके पेपर का पूरा पेपर फंस भी जाए ना। तो इसलिए मैं आपको छोड़ना चालू करूंगा। क्या क्या? महाकाव्य, खंड काव्य, गजल, नज्म, मुकरी, पहेली, ये सब। ठीक, उतारो, इतना उतारना हो तो उतरवाए हैं। देखो ये इधर हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, नीचे वाला हम इसको हटा रहे हैं। ये सब बता दिए हैं। गद, अब पद्य तो बता लोगे, पद्य किसे कहते हैं? अगर कोई पूछा पद्य किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? जिसमें ग्रामर के नियम का पालन नहीं किया जाता तथा जिसमें लय होता उसे हम पद्य कहते हैं। जिस तरह से गद्य की रचनाओं को हम विधा कहते हैं, यानी साहित्य को, गद्य में साहित्य को जो व्यक्त करने का तरीका उसे विधा कहा जाता है, उसी तरीके से पद्य में साहित्य को व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। उसमें क्या कहते थे? उसमें विधा कहते थे, और इसमें क्या कहेंगे हम? काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र को समझने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं नियम कानून के संग्रह को, समूह को हम क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र। यानी कविताओं को, जो जो आप कविता पढ़ते हो उसको समझने के लिए जो जो नियम कानून बनाया गया है उसके समूह को हम काव्य शास्त्र कहते हैं। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन नियम कानून है? अब ये नियम कानून क्या क्या हैं, इसी नियम कानून को हम लिख रहे हैं। 6-7 नियम कानून हैं, इसके 7 तत्व हैं या 6 तत्व हैं, सबको हम देख लेते हैं। हम लिख रहे हैं खुद ही, देखो आप, देखो पढ़ेंगे छंद, छंद पढ़ेंगे। देखो ये नियम कानून है, ये क्या है? नियम कानून। नियम कानून यानी क्या क्या आप पढ़ते हो। अब छंद जब हम पढ़ेंगे तो छंद में 2 होगा, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। जब छंद पढ़ेंगे ग्रामर में तो छंद के विषय में बहुत डिटेल में समझेंगे कि छंद के रचनाकार का नाम है पिंगल मुनि ना। इसे पिंगल शास्त्र भी, डिंगल पिंगल भी कहते हैं, जो भी है आगे आएगा देखेंगे। तो देखो इसको समझने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। छंद पढ़ेंगे, छंद के रचनाकार का नाम क्या है? पिंगल मुनि। मैंने रचनाकार भी लिखाया होगा, अब तुम लोग लिखे नहीं तो मैं क्या करूं? पिंगल मुनि लिखाया है, छंद के रचनाकार पिंगल मुनि। रस नहीं लिखे थे तुम लोग? भरत मुनि सब बोले थे। क्षेमेंद्र, देखो कहीं तुम लोग लिखे हो कि नहीं? भरत मुनि। इसके बाद रस के बाद मैंने क्या लिखा था? ध्वनि। ध्वनि के बाद अलंकार। अलंकार के भामा है। अलंकार के रचनाकार कौन है? भाम। फिर अलंकार के बाद रीति। रीति के बाद वक्रोक्ति, फिर औचित्य, बस ये है 1 2 3 4 5 6 7 सबके रचनाकार हैं। ऐसा नहीं किसी के रचनाकार न हो, सभी के रचनाकार हैं। जैसे छंद के रचनाकार कौन है? पिंगल मुनि। रस के भरत मुनि। अलंकार के आचार्य भाम। रीति के भी हैं, वक्रोक्त के भी हैं, ध्वनि के और चित्त के, सबके रचनाकार भी हैं। तो ये है क्या? ग्रामर का नियम कानून। ठीक, उतारो इतना। न इसको भी लिख लो। इनका क्या है? आनंद, आनंद वर्मन। ठीक, रीति के वामन है। वक्रोक्त के इसके कुंतक, इसके क्षेमेंद्र, इसके 6 कुंतक हैं। ठीक, ये सब इसके रचयिता हैं। ये छंद को किसने लिखा था? तो पिंगल मुनि ने।
रस को किसने लिखा था? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने 9 रस बताया, 8 रस कहीं जिक्र है कहीं 9। जब रस पढ़ेंगे तो ठीक डिटेल में इसको देखेंगे, घबराओ मत आप, ठीक। तो ये छंद, रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, यही कविताओं को समझने के लिए यही नियम कानून बनाए गए। जैसे दोहा में, दोहा आप पढ़ते हो तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? हाँ, हाँ, पहले और तीसरे में अर्ध सममात्रिक छंद है, आधे में आधा सम रहेगा, 13-11, 13-11 पे क्या होता है? विराम होता है। दोहा जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जैसे लिखा नहीं रहता है दोहा है, देखो जय हनुमान, हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण सागर। फिर जय कपीस तिहुलोक, 1 मात्रा 2, 1 3, 1 4, 2 6, 1 7, 2 9, 1 10, 1 11, 1 12 ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 2 1 1, गिनो, 1 2 3 4, 2 6, 1 7, 2 9, 1 10, 1 11, 1 12, 2 14, 1 15, 1 16 ना। तो ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, जैसे मात्रा चढ़ाना अभी आपको नहीं आता होगा, ये मात्रा चढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कैसे कहाँ चढ़ेगा। तो जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहाँ इसको चढ़ाना सीखेंगे, घबराओ मत, ठीक। अब यही नियम कानून है किसी कविता को पढ़ने और समझने के लिए, इसको हम करेंगे आगे। बस आज इतना ही, कल करेंगे इसको ठीक से।